हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 8 है। तो एक बार बताते हैं पहले पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में क्या बताए थे। कल 4th नंबर पर यही बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में यही बताया गया था। सबसे लास्ट में ये 4था नंबर कि इससे हम लोग कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या मालूम रहता है, तो इसमें जो है ना हमें एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट मालूम रहता है और वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट मालूम रहता है। ये वाला एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मालूम रहता है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मालूम रहता है। इन्हीं दोनों का यूज करते हुए इक्वेशन निकालते हैं जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है उस रेखा का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो पॉइंट 3,4 से गुजरती है। ठीक है, समझ रहे ना बात को। एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। इसमें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट जो दिया गया है ना, ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है 3,4 से गुजरती है। मतलब ये जो रेखा है ना, जो ये रेखा है इस पर क्या है, ये जो 3,4 है ना, ये पॉइंट्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। यहाँ एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट्स है। ठीक है, तथा इसके द्वारा जो एक्सिस बोला है, एक्सिस पर काटे गए जो इंटरसेप्ट्स है उसका योग 14 है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि हाँ 3,4 से गुजरती है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बता दिए। पर यहाँ पर क्या बोला है कि इसके द्वारा, ठीक है, क्या बोला है कि इसके द्वारा एक्सिस पर मतलब क्या है कि दोनों एक्सिस पर बोल रहा है। आगे क्या बोला है कि एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट्स। तो जो भी एक्सिस पर काटा है ना इंटरसेप्ट, आप बस इसको देखिए कि क्या इसमें स्पेसिफिक कोई नेम दिया है, क्या एक्स एक्सिस का नेम दिया है या फिर वाई एक्सिस का नेम दिया है। किसी एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, इसमें बस केवल एक्सिस बोला है। तो क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का, जो भी करेंगे वो दोनों को लेकर करेंगे क्योंकि इसमें कोई नेम नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है। ठीक है कि हाँ उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सिस पर काटे गए जो इंटरसेप्ट है उसका सम जो है ना वो 14 है। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से क्या यहाँ पर करना है। सबसे पहले लिखा गया माना इक्वेशन x/a + y/b = 1 है। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा क्या यहाँ पर आप डायरेक्ट आप कोई यूज कर सकते हैं, जो आपको अभी तक 4 बताया गया है जिससे इक्वेशन निकाला जा सकता है, क्या उसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमें एक पॉइंट मालूम है, पर आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट मालूम होने से काम नहीं चलेगा। पॉइंट के साथ साथ हमें एम भी पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं। याद है ना, सुनिएगा बात को ध्यान से। हमें पॉइंट के साथ साथ ये जो इस टाइप से था ना कि हाँ हमें एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट के साथ साथ हमें एम भी पता होना चाहिए, तब जाकर हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर क्या आपको ऐसे दिख रहा है, हाँ एक पॉइंट तो यहाँ पर दिख रहा है, पर इसके आगे जो बोला है ना, यहाँ पर बोला है कि जो एक्स एक्सिस है ना, देखिए फिर से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ पर अक्ष बोला है ना, अक्ष का मतलब क्या, एक्स और वाई अक्ष, दोनों को जहाँ पर काटा है उसका इंटरसेप्ट का सम बोला है। यहाँ पर दिया नहीं है, वैल्यू नहीं दिया है, बोला है कि 14 है सम। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, पर हमें इतना तो लग रहा है कि हाँ उसी का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, जिसमें एक पॉइंट और और एम मालूम रहता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि माना इक्वेशन x/a + y/b = 1 है। अभी आपको इसी को दिखाए थे, अभी कुछ देर पहले, सबसे पहले जब लेक्चर शुरू हुआ था तो उसी टाइम तो इसको बताए हैं, है ना, कि इसका अगर हमें इंटरसेप्ट अगर मालूम रहता है तो क्या करते हैं, इसका यूज करते हुए इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। x/a + y/b = 1। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इसमें किसका चर्चा किया है, डिस्कस इसमें किसका किया है। यहाँ पर दोनों अक्षों का बात किया है, जो एक्सिस बोला है ना वो दोनों का बात किया है, y और x दोनों का सम दिया है, पर बात किया है ना, इसका मतलब है कि हमें 4th वाला ही यूज करना है। इसमें क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ पर आपको क्या पता चला था, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, जब हमें दोनों इंटरसेप्ट मालूम रहते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखें, सबसे पहले माना समीकरण ये लिख दिया x/a + y/b = 1 है। अभी जो आपको बताए हैं ना, अभी तो बताए थे ना। फिर उसके आगे क्या लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो दोनों एक्सिस है ना उसका सम कितना बोल रहा है,
जो अक्षों पर काटे गए जो इंटरसेप्ट्स हैं उसका सम 14 बोल रहा है। तो क्या लिखा गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 14। जरा आप सोच कर बताइएगा कि a और b बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पर, आपको याद है ये वाला x बाई -7 एंड y बाई -5 इसी टाइप का कुछ था। तो ये इसको जो है ना x के प्लेस पर लिखे थे और इसको जो है ना y के प्लेस पर, मतलब इस टाइप से आपको याद है ऐसे हम किए थे। इस टाइप से कुछ बना था जिसमें ऐसे बताया गया था कि ये वाला डिस्टेंस है ना और ये वाला डिस्टेंस, मतलब x और y का सीधी बात, थोड़ा तो याद आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया a प्लस बी इज इक्वल टू 14। जो बोला है ना कि दोनों इंटरसेप्ट्स का सम कितना है, वो 14 है। खुद यहाँ पर देख लीजिए ना, इसको यहाँ पर क्या लिया गया था, x एक्सिस का इंटरसेप्ट a लिया गया था और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b लिया गया था। तो उसमें क्या बोला है कि दोनों जो इंटरसेप्ट्स है ना, x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट और y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 14। यानी कि a वाला a और प्लस b इज इक्वल टू 14। तो आई होप ये क्लियर होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके आगे क्या लिखा गया है कि एंड रेखा 3,4 से गुजरती है। आपको पता है कि एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो 3,4 से गुजरती है। क्या बोला है आगे कि 3,4 से गुजरती है, अर्थात 3,4 रेखा की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सुनिएगा, अगर इस 3,4 को अगर इसमें रखेंगे ना, अगर इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पर क्या देखें हैं कि उस रेखा का इक्वेशन हमें निकालना है जो पॉइंट यहाँ पर 3,4 से गुजरती है। उस रेखा के इक्वेशन को हम क्या लिए हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। उस रेखा का इक्वेशन हमें निकालना है जिसके पॉइंट 3,4 से गुजरती है। इसके आगे जो बोला है उसको तो यहाँ पर लिखे ही है कि x a प्लस बी इज इक्वल टू 14। पर पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि उस रेखा का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो बिंदु 3,4 से गुजरती है। जैसा इसमें बोला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किया गया है कि 3,4 से गुजरती है। आगे बोला है कि इसके द्वारा जो अक्ष है ना, अक्ष यहाँ पर दोनों का बोला है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का काटे गए अंतखंडों का योग बोला है। यहाँ पर दोनों का ना जिक्र कर दिया। आप कोई ऐसा बताइए ना, अभी तक आप पढ़े हैं 1, 2, 3 और 4, इन चारों में क्या अभी तक आप पढ़े हैं जिसमें x वाला को भी बताया गया हो और y वाला को भी बताया गया हो? अभी तक क्या आपको बताया गया है ये वाला? ऐसा कोई बताइए ना, क्या तीसरा में आपको बताया गया था कि ये दोनों को ले रहे हैं? हमें इसका यूज कहाँ करना है, इसका यूज या इसके इक्वेशन का यूज कहाँ पर करना है, इसके इक्वेशन का यूज कहाँ पर करना है, जहां पर हमें दोनों इंटरसेप्ट्स के बारे में बताया रहेगा। दोनों इंटरसेप्ट्स के बारे में बताया है यहाँ पर अक्षों पर काटे गए अंतखंड। तो यहाँ पर लिख दिया गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। उस रेखा का इक्वेशन हमें निकालना है ना, ये वाला रेखा जो बिंदु 3,4 से गुजरती है। पहले आपको समझ में आया कि नहीं ये तो बताइए। बस हम इतना कर रहे हैं कि इसमें दिया क्या क्या है कि उस रेखा का इक्वेशन हमें निकालना है जो बिंदु, इतना तो दिया गया है, पर इसमें के आगे क्या बोला है, तथा इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग जो है ना, जो सम है वो 14 दिया है। यहाँ पर बोला किसके बारे में है, किसके बारे में, इशारा किसके बारे में किया है? दोनों का बोला है ना कि अक्षों पर काटे गए अंतखंडों बोला है, इंटरसेप्ट्स बोला है ना, इसका सम 14 है। तो ठीक है, सम 14 है वो बात की बात है, पहले देखिए तो किसका यूज हम कर सकते हैं। अब तक जो भी बताया गया है आपको, क्या उसमें से इसमें से कोई एक मैच कर रहा है उससे? क्या हम इसका यूज कर सकते हैं या तीसरे नंबर का यूज कर सकते हैं या दूसरे नंबर का या पहले नंबर का? किसका यूज करेंगे? पहले नंबर में एम और सी मालूम होना चाहिए। क्या उसमें एम और सी के बारे में बोला है? उस क्वेश्चन में एम और सी के बारे में बोला है? देखिए ना यहाँ पर, क्या इसमें एम और सी के बारे में बोला है? नहीं बोला है। दूसरे वाले में आपको क्या बताया गया था? दूसरे वाले में आपको ये बताया गया था कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एम भी मालूम रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एम भी मालूम रहे तब आप दूसरे नंबर का यूज करेंगे। क्या आप इसमें भी इसका यूज कर सकते हैं? क्या इसमें ऐसा बोला है एक पॉइंट तो दिया है पर एम आपको मालूम है? नहीं मालूम है, कोई हिंट ही नहीं दिया है। थीटा का भी तो वैल्यू नहीं बताया है कि हम एम यहां से निकाल लें।
क्या यहाँ पर थीटा बोला है कि कितना डिग्री के साथ झुका हुआ है? बोला है इसमें, देख कर बताइए ना, क्या इसमें बोला है? नहीं ना बोला है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या बोला है? 2 पॉइंट्स का बात किया है कि अगर 2 पॉइंट्स रहेगा तब आप एम निकाल सकते हैं। तो सॉरी, इसके बाद आप इसका इन दोनों में से किसी एक का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या इसका भी इसमें बोला है? 1 पॉइंट तो दे रहा है, किसी के जैसा तो मैच नहीं हो रहा है, बस चौथा के जैसा मैच हो रहा है। वो हम कैसे, सॉरी वो कैसे चौथा के जैसा ऐसे मैच हो रहा है कि 1 पॉइंट तो दिया गया है, ठीक है, पर इसके आगे क्या बोला है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए जो इंटरसेप्ट है उसका सम। बस इतना ही बोला है। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा अक्षों पर, अक्ष कितने अक्षों का बात किया है, कितने एक्सिस का बात किया है? 2। अरे नहीं दिया है वो बात यहाँ पर, स्पेसिफिक तो किसी एक का नहीं ना बोला है। एक्स एक्सिस का क्या बोला है या फिर वाई एक्सिस का? नहीं बोला है। इसका मतलब है दोनों का बोल रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का बोल रहा है। दोनों के सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं ना, अंतःखंडों लिखा है, इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो 14 को तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख रहे हैं किसका यूज कर पाएंगे इसमें। इक्वेशन ना बताना है, ऐसा नहीं ना है कि केवल सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। तो 4th नंबर का देखते हुए, इसको देखते हुए 4th नंबर का यूज किया जा सकता है। जैसे इसमें बोला रहता है कि 2 हमें मालूम अगर रहेगा, है ना, अगर पहला वाला, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट अगर हमें मालूम रहेगा तो इस इक्वेशन का यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे तो डायरेक्ट तो दिया नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिया है कि, सुनिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिया है कि एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट हमें दे दिया गया है कुछ और वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट कुछ दे दिया गया है और इसमें रखने के बाद हमें मिल जाएगा। समझ रहे हैं? क्या उसमें ऐसा दिया है कि ये इसका कुछ वैल्यू दिया हो और इसका कुछ वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। बस केवल ये बोला है कि इन दोनों का जो मतलब इसका सम, सॉरी मतलब इसका और इसका, y और x दोनों का जो सम है ना वो 14 दिया हुआ है। हाँ तो 14 दिया हुआ है तो उसको तो सॉल्व करेंगे ही, पर इसमें इसी का ना यूज करेंगे क्योंकि 2 इंटरसेप्ट्स का बात किया है, तो इसी का ना यूज करके इक्वेशन निकालेंगे या फिर किसी और को उठा कर लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं x/a + y/b = 1, जो कि अभी आपको बताया गया 4थे नंबर में जो इक्वेशन, इसी का यूज करते हुए हम लोग इस लाइन के इक्वेशन को निकाल पाएंगे, ठीक है। बस इसमें केवल माने हैं। अभी आगे देखिए, जब हमें इसको हम ले लिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए हैं, इसमें इसको लेने के बाद हम इसमें देखे हैं कि इसमें बोला है कि दोनों अक्षों का जो अंतःखंड दिया है ना, सॉरी अंतःखंडों का जो इंटरसेप्ट है उसका सम 14 दिया हुआ है। तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए a + b = 14, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एंड रेखा 3,4 से गुजरती है। ये जो रेखा है ना, अरे सर जी इसी रेखा के लिए ना ये वाला इक्वेशन लिखे हैं, इसी रेखा के लिए ना ये वाला इक्वेशन लिखे हैं, क्योंकि ये जो रेखा है ना, ये खुद ये रेखा क्या कर रहा है कि इसके द्वारा बोला है ना, इसके द्वारा मतलब इस रेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग, ठीक है। आगे की बात है यहाँ पर, काटे गए अंतःखंडों, यही ना रेखा है, यही ना रेखा है, ये वाला रेखा इस टाइप से, यही ना रेखा है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप पहले हमें ये बताइए, ये जो लिखा गया है इस किसके लिए लिखा गया है, किस रेखा के लिए लिखा गया है, पहले आप हमें ये बताइए। ये जो लिखा गया है ना, ये किस रेखा के लिए लिखा गया है? इस रेखा के लिए लिखा गया है कि नहीं? ये जो लाइन्स है इसी के लिए ना, इसी का तो इक्वेशन ये वाला लिखा गया है। बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया था, यहाँ पर बस समझे हैं, पर इसी लाइन का ना यहाँ पर दिया हुआ है x/a + y/b = 1। जब हमें 2 इंटरसेप्ट मालूम रहेगा, x वाला इंटरसेप्ट और y वाला इंटरसेप्ट हमें मालूम रहेगा, तो इस लाइन का जो ये लाइन है ना, इसका इक्वेशन ये वाला हो जाएगा। तो ठीक उसी टाइप से उस क्वेश्चन में भी तो एक रेखा दिया हुआ है ना, तो उस रेखा का इक्वेशन ये वाला तब तक के लिए ले लिए हैं जब तक निकालेंगे, क्योंकि वहां पर तो कुछ दिया नहीं है, उसमें भी तो रेखा का बात किया है ना, तो यहाँ पर उसको लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या हो गया, a + b = 14 हो गया, जिसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर खुद बोला है कि उसका सम जो है ना वो 14 है, तो 14 हो गया। अब फिर आगे हम क्या देख रहे हैं कि अभी फिर से अभी आपको बताए हैं कि ये किसके लिए लिखे हैं, बस उस रेखा के लिए लिखे हैं। ये जो रेखा है ना, ये जो लाइन है, इसके लिए ये वाला इक्वेशन लिखा गया है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही होगा, नहीं, निकाल रहे हैं ना, इसको देखते हुए हम निकाल रहे हैं।
पर यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये वाला तो ठीक है कि हाँ a + b = 14 लिख दिए, और ये वाला इक्वेशन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये वाला है। पर हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो इक्वेशन बोला है ना फाइंड करने के लिए, जो कि बिंदु 3,4 से गुजरती है, अगर इस रेखा का इक्वेशन हम ये वाला लिए हैं, इसका मतलब है कि ये जो 3,4 जो पॉइंट है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। ये जो रेखा है ना, अभी तो यहाँ पर बताया है ना कि ये जो रेखा है इस पर ये जो 3,4 जो है ना इस पर है। तो जब हमें पता चला, आपको तो पहले ही बताए थे ना कि जो इसका इक्वेशन आएगा उसको इस पर जो बिंदु रहेगा वो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, 0 तो आएगा। नहीं आ रहा इसका मतलब है इक्वेशन गलत है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ पर है, और इस रेखा का इक्वेशन कितना लिखे हैं, ये जो रेखा है ना वो यही रेखा है, इस रेखा का इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये जनरल वाला है, ये सबके लिए है, जैसे वहाँ पर लिखा गया था 4 नंबर में, ठीक है। तो हमें बस इतना बोला है कि 3,4 से गुजरती है, 3,4 यहाँ पर है, बस ऐसे कह रहे हैं कि हाँ इस पर 3,4 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो इक्वेशन आएगा, इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन के इक्वेशन क्या लिए हैं, यही तो लिए हैं ना। इसका मतलब है कि इस 3,4 को अगर इसमें रखते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं, यही तो है। एंड रेखा 3,4 से गुजरती है, अर्थात 3,4 लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये वाला लाइन का जो इक्वेशन है ना, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे, नहीं समझे तो बताइएगा, देखेंगे फिर। तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रखना भी तो पड़ेगा ना। ये जो है ना लाइन का भी ना बोले हैं कि ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन मतलब ये क्वेश्चन में जो रेखा बोला है ना, इसी को यहाँ पर लाइन है ना, यहाँ पर ये वाला रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। इस रेखा पर एक पॉइंट है जो कि 3,4 है, इस रेखा पर एक पॉइंट जो कि 3,4 है, ठीक है। और इस रेखा का इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं। तो हमें बस इतना, क्या यही है इसका इक्वेशन? नहीं, ये जो है ना जनरल टर्म बस लिखे हैं। इसका यूज करते हुए पहुंचेंगे इसके इक्वेशन तक, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वहां तक पहुंचेंगे। तो बस ये कर रहे हैं कि अगर इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है तो इस लाइन पर जो 3,4 है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल करेगा, तो ठीक है उसमें रखते हैं ना। तो जो 3,4 है ये वाला x1 हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 3,4। तो आप जानते हैं कि ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x के प्लेस पर कितना रखेंगे, x1 ये वाला होगा ना। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? अभी जूम कर दिया, देखिए तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। मतलब x के प्लेस पर 3 हो जाएगा और y के प्लेस पर 4 हो जाएगा, और x1 y1 का यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है, यानी कि x के प्लेस पर 3 होगा, y के प्लेस पर 4 होगा। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर लिखे हैं। x के प्लेस पर कितना लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखे हैं। a है तो a में क्या कर सकते हैं, a का तो हमें कुछ नहीं मालूम है, चुपचाप यहाँ पर a लिख दिए, a प्लस y कितना दिया गया है, y यहाँ पर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1 दिया है तो इज इक्वल टू में 1। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? अब जब हमें इतना मालूम चल गया तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल दिए, ठीक है ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस लाइन का इक्वेशन, ये जो रेखा है ना, इस लाइन का इक्वेशन ये वाला लिए, फिर उसके बाद इसमें जो बोला था कि इसके द्वारा जो है ना अक्षों पर जो है ना इंटरसेप्ट जो है ना काटे गए इंटरसेप्ट का जो सम है वो 14 है। तो a + b = 14। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है a और b यहाँ पर क्यों लिए हैं तो वो बाद में बताइएगा, ठीक है। a + b = 14, जो कि इसको फर्स्ट इक्वेशन लिए। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो रेखा है ना, इस रेखा का जो ये इक्वेशन लिए हैं, बाद में हमें पता चला कि इस रेखा पर 3,4 एक पॉइंट है। तो हमें पहले से मालूम है कि 3,4 मतलब कोई भी रेखा है, अगर उस पर कोई पॉइंट है, अगर उस पर कोई बिंदु है और उसका इक्वेशन हमें मालूम चल गया, तो इस बिंदु को उसमें रखेंगे, उस पॉइंट्स को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा उसको, ठीक है। तो उसको इसमें रख दिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रूप में आया। इसको सेकेंड इक्वेशन बोले, इसको सॉल्व करते हैं। a और b यहाँ पर हो जाएगा LCM, और ऊपर हो जाएगा 3b + 4a, ठीक है। इज इक्वल टू में 1 है तो 1। देख लिए ना इसमें क्या हो सकता है, देख लिए, बढ़े ना आगे। हाँ, 4a + 3b इज इक्वल टू
ए बी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, छोटी सी बात है, इक्वेशन 1 से। अब फिर आप सोचिए ना, जरा आप सोचिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको मालूम है और ये वाला इक्वेशन मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए हमें, क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या करेंगे इन दोनों से जिससे आपको एक इक्वेशन मिले, क्या करेंगे? तो जो दिख रहा है वही करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ तक ले आए। अब जब यहाँ तक सॉल्व करके लाएं, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, इसमें से क्या कर सकते हैं? ये तो बस लिखे थे और इसमें पुट कर दिए। हमें जो है ना, एक ये वाला दिख रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये वाला, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं दोनों में? तो हम बस ये काम कर सकते हैं कि इसमें जो b है, इस b के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? इसमें जो b है इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 14 - a क्या लिख सकते हैं? अगर इसको आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो है ना b = कितना आ जाएगा? कहाँ पर लिख दें? एक छोटा सा लिख देना है, ठीक है, याद रखिएगा। b = में 14 - a, ठीक है, ये हो सकता है ना, b = 14 - a। तो इस b के प्लेस पर इक्वेशन 1 से 4a प्लस, यहाँ पर भी प्लस 3b है, मतलब 3, और b के प्लेस पर 14 - a, 3 × 14 - a इज इक्वल टू में a, तो a b के प्लेस पर 14 - a, जो आपके सामने दिख रहा है ना, बस इसी को तो सॉल्व करके यहाँ पर लिखे हैं। आपसे खुद पूछे हैं ना कि हमें ये वाला मालूम है और ये वाला मालूम है, तो क्या कर सकते हैं? इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो दिख रहा है कि हाँ, इसको अगर राइट साइड में भेज देंगे तो b = 14 - a हो जाएगा, जिसको इसमें रख दिए। अब यहाँ से और हमें थोड़ा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा और खुल रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो 4a प्लस 3 में 14 से किए 42 हो जाएगा, फिर 3 में a से किए माइनस में 3a हो जाएगा, एज इक्वल टू a दिख रहा है और यहाँ पर 14 है, तो a में 14 से किए तो 14a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, तो माइनस का साइन यहाँ पर भी दे दिए, ठीक है। a में a से किए तो a² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है? a², ये वाला जो माइनस में a² है, लेफ्ट साइड आया a² यहाँ पर लिखा गया। राइट साइड में 14a है, लेफ्ट साइड में 4a है और यहाँ पर 3a है। तो 4 में से 3, दोनों ये प्लस माइनस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, मतलब ओनली a बचेगा। कितना बचेगा? ओनली a बचेगा कि नहीं? तो ओनली a बचेगा, मतलब एक a इधर है और राइट साइड में 14a है, यानी कि 13a बचेगा, जो कि लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में 13a हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर समझ गए हैं ना तो ठीक है, नहीं तो अभी पॉज करके इसको देखिए यहाँ पर, मतलब इसके पीछे का भी नहीं, यहाँ पर अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके देखिए, आगे देखते हैं। अब जब यहाँ तक आ गए तो फिर हमें दिख रहा है कि अब तो ये जो है ना, अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा हो गया। अब यहाँ से इसका जीरोज मिल सकता है, इसका शून्यक मिल सकता है, तो चलिए निकालते हैं वो भी। a - b × a - 7 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो 7 × 6 = 42 होता है ना, 7 × 6 = 42 होता है, और 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। तो बिल्कुल उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर, a² माइनस, जैसा आप जानते हैं ना, उसमें क्या है, एक स्टेप यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख दिए, छोटा सा है, आई होप दिख रहा होगा। a² - 7a - 6a और प्लस में 42, 7 × 6 कितना होता है? 42 होता है, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, माइनस में 13 होगा, यानी कि माइनस में 13 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? a यहाँ पर कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और स्टेप अभी नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये ठीक होगा, ठीक है ना। देख लिए ना, a² - 7a - 6a इज इक्वल टू 42, सॉरी प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिए हैं a, तो a - 7 और माइनस में 6, यहाँ पर ब्रैकेट में a - 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर a - 7 आया तो a - 7 और a - 6 है, b नहीं है, a - 6 है। यहाँ से a = 6 आ जाएगा या a = 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? a = 6, a = 7। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम इसका यूज किए थे, b = 14 - a का यूज किए थे, तो हमें तो यहाँ पर a = 6 भी आ गया और फिर a = 7, मतलब दोनों में से कोई एक है ना, 6 या फिर 7, ठीक है।
तो ए तो पता चल गया, अब बी चाहिए हमें। तो बी के लिए क्या करेंगे, तो अभी तो ऊपर आप यूज किए थे बी इज इक्वल टू 14 माइनस ए, तो उसी को यहाँ पर लिख दिया है बी इज इक्वल टू 14 माइनस ए। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस ए के प्लेस पर 6 रखेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू 8 आ गया। फिर यहाँ पर ए इज इक्वल टू 7 है, यानी कि यहाँ पर भी बी इज इक्वल टू 14 माइनस ए के प्लेस पर यहाँ पर 7 रखेंगे, ये वाला 7, तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब क्या करें, ए भी हमें मालूम चल गया, ए इज इक्वल टू 6 दिख रहा है और 7 भी है, ठीक है, मतलब 6 या फिर 7, मतलब हमारा ये है कि क्या आपको ये मालूम चल गया, हाँ ये ठीक है, ये पता चल गया। क्या आपको बी पता चल गया, हाँ बिल्कुल बी भी पता चल गया। तो क्या करें, तो इसको जो है ना, ये जो आया है ना, इसको उठाकर कहाँ पर रख देते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बोले थे कि ये वाला नहीं है, बस इसको लिए हैं ताकि इसका यूज करते हुए हम पहुँच पाए वहाँ पर। तो एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो फिर से यहाँ पर x बाई ए हम बोल दे रहे हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है हम बोल दे रहे हैं x बाई ए के प्लेस पर 6, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर x बाई ए, तो x के प्लेस पर तो कुछ नहीं रखेंगे, वो क्या है, तो इक्वेशन लिखेंगे तो x तो रहेगा ही, x डिवाइडेड बाई यहाँ पर a के प्लेस पर कितना लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस y बाई कितना हो जाएगा, y बाई क्या होता है, b होता है, तो b कितना दिख रहा है 8, तो 8 इज इक्वल टू में 1, ये आ गया पहला। इसी टाइप से अगर दूसरा निकालेंगे, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू भी 7 ही है, तो यानी कि यहाँ पर a के प्लेस पर भी 7 और b के प्लेस पर भी 7, ठीक है। और इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर दिया गया है, अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब इसके लिए अभी नहीं देखना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, समझना जो है उसको समझिए पहले, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया गया, तो इसको सॉल्व किया गया तो ये वाला आया, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो जो लाइन था ना, जो क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है, उसका 2 इक्वेशन आ गया, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। अरे अभी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप चेक करके देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3,4 जो है ना उस लाइन पर है, कौन सी लाइन पर, अभी यहाँ पर बताए हैं, अभी यहाँ पर बताया ना कि इस लाइन पर 3,4 है, 3,4 है ना, मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करके बताते हैं। x का वैल्यू कितना यहाँ पर रखें, उसमें बोला है ना 3,4, यहाँ पर लिखकर बताते हैं 3,4, यही जो है ना उस लाइन पर ये वाला पॉइंट है, तो x के प्लेस पर 3 है, y के प्लेस पर 4 है, रखिए यहाँ पर x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 4, 3 और 4 होता है 7, 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं, इक्वल आया कि नहीं, इसका मतलब है इक्वेशन सही है ना, इसमें भी रखकर चेक करिए। x के प्लेस पर कितना रखना है 3 और y के प्लेस पर 4, x के प्लेस पर अगर 3 रखेंगे तो 12 आएगा ना, x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और y के प्लेस पर अगर 4 रखते हैं तो 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 और 12 कितना होता है 24। आप अभी चेक करके देखिए 12 और 12 कितना होगा 24 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कराते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बस हम इसको देखे हैं कि यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ था, सुनिएगा बात को, कि रेखा हमें एक दिया गया था, एक लाइन दिया गया था, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पर लिखे हैं, इससे समझाने से अच्छा है हम यहाँ पर ही बता दें। एक लाइन, क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ था, बोला था एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट जो कि 3,4 है, क्या आप देख पा रहे हैं ना 3,4 को, जितना भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस पर एक पॉइंट है जो कि 3,4 है, और फिर उसके आगे बोला था, सुनिएगा उसके आगे क्या बोला था कि इसके द्वारा मतलब इस रेखा के द्वारा, ये जो लाइन है ना इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है। अब इसी चीज को आपको यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि इस रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों का योग, तो यहाँ पर नहीं, योग अगर कहना चाहेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, ऐसे कैसे हम बोल दें, समझ रहे ना बात को। इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग, किसके द्वारा, मतलब ये जो रेखा है ना इस रेखा के द्वारा काटा गया है, तो सीधा हम काटा गया बता रहे हैं, ठीक है। इस रेखा के द्वारा काटा गया है ना, ये वाला x एक्सिस के लिए और ये वाला y एक्सिस के लिए काटा गया है ना, दिख रहा है ना काटा गया है, ठीक है, काटा गया है, तो उसका सम अपना 14 है, वो ठीक है। हम आपको बस इतना बोले हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला जो है ना एक लाइन दिया हुआ है जिस पर एक पॉइंट है, और आगे बोला था कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये अक्षों को काटे गए अंतःखंडों का योग जो है ना 14 है। ये जो लिखा गया है ना इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, इसको ये काटा है ना, ये काटा है ना, इस लाइन को x और y को काटा है, तो काटा है तो ठीक है, काटा है तो उसका ही सम जो ये काटा है ना, x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों का सम वहाँ पर 14 दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए, है ना, इसको देखते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे, जो वहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ था अभी बताए, है ना। जब हमें दो इंटरसेप्ट्स मालूम रहता है तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसका यूज किए। दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, तो हमें जो है ना यहाँ पर देखेंगे दोनों इंटरसेप्ट्स का सम हमें दिया गया है जो कि 14 दिया गया है, तो a + b = 14 लिख दिए, बिल्कुल। अब इसके बाद हमें पता चला कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन यहाँ पर तो आप लिख दिए, पर आपको पता होना चाहिए कि 3,4 इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, सॉरी, ये जो लाइन है इस पर 3,4 है, ये जो 3,4 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर तो लिखा गया है, मतलब है कि x के प्लेस पर y के प्लेस पर, x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 4 यहाँ पर रखा गया है। सेटिस्फाई करेगा तो मतलब रखा जाता है ना, तो ठीक है, रखे हैं। फिर यहाँ से ये वाला आया, और आपसे पूछे भी हैं कि अब हमें एक ये वाला मालूम है और एक ये वाला मालूम है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें इक्वेशन मिल जाए। तो आगे हम सॉल्व करते गए हैं, है ना, करते गए हैं, बस दो चीज़ें तो था ही, करते गए हैं, बाकी आगे मिल गया है तो मिल गया है, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। आगे अब देखते हैं। अब 4th नंबर तक तो समझ लिए हैं, तो 5th नंबर को अब समझ लेते हैं। इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसका नेम है नॉर्मल फॉर्म, नाम ही में है नॉर्मल, है ना, यानी कि नॉर्मल हमें डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है ना y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस है, इस पर एक लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जूम कर दिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर रेखा है ना, और ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक लंब डाला जाता है, हमारा मतलब है अभिलंब डाला जाता है या फिर लंब, ठीक है। जो नॉर्मल है ना, जो परपेंडिकुलर है, वो डाला जाता है। मूल बिंदु से एक अभिलंब डाला जाता है रेखा पर, और ऐसे डाला जाता है कि रेखा पर से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है कि हाँ, ये ओरिजिन से जो है ना एक अभिलंब डाला गया रेखा पर, जो कि 90 डिग्री, सॉरी, जो कि रेखा पर से देख रहे हैं तो वो 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, हो गया, ठीक है। ये 0 का मतलब क्या है, ये मूल बिंदु दिखा रहा है, ठीक है, ओरिजिन। और ये P का मतलब रेखा का नेम दे दिया गया, ठीक है। सॉरी, रेखा का नेम नहीं, परपेंडिकुलर का एक नेम दे दिए, वो बात ठीक है। अब हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सब में तो ये बताया जा रहा है कि दो दो चीज़ें हमें मालूम रहेगा तब इक्वेशन निकाल पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कौन सा दो चीज़ें हैं जो हमें मालूम रहेगा जिससे हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो वो दो चीज़ें क्या है, जिसमें पहला है, पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये लाइन यहाँ पर अभी आपको बताए हैं कि क्या किए हैं, ओरिजिन से रेखा पर एक नॉर्मल डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है, ये वाला, जो कि एक रेखा पर से, मतलब इस रेखा पर से, इस लाइन पर से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हम दो चीज़ें देख रहे थे कि वो दो चीज़ें कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है मूल बिंदु से, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से, मूल बिंदु से सबसे पहला क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अभिलंब की लंबाई। इसमें जो है ना सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर का लेंथ दिया रहेगा, ठीक है। और ये क्या लिखा गया है, = में P लिखा गया है, इसको हम बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। जो यहाँ पर अभिलंब आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है ना, इसी नॉर्मल का बात कर रहे हैं। इसका लेंथ हमें बताना है, इसका लंबाई हमें नहीं, वो दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना लिए हैं, तो यहाँ पर ये जो अभिलंब दिख रहा है ना, इसका जो लेंथ लिए हैं वो P ले लिए हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो P है। ये क्रॉस का साइन है, सॉरी, ये एरो का साइन है ना, तीर का साइन है, ठीक है, ऐसा कुछ और नहीं समझिएगा। ये जो है ना P है, क्या है, ये जो अभिलंब है ना, जो ये नॉर्मल है या जो परपेंडिकुलर है ना, इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितना है, P है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अभिलंब की लंबाई क्या होगी, P होगी, इसके लिए। पर यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, पॉजिटिव, P ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि P हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्या रीजन है, तो बस यही रीजन है कि जो लेंथ है ना, वो कभी नेगेटिव में कैसे हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे हो सकता है, बताइए ना। इसका जो दूरी होगा, इसका दूरी आप कहेंगे कि -2 है, कैसे पॉसिबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है हमें, दूरी बताना है, लेंथ कैसे हो सकता है नेगेटिव में,
स्लोप बता रहे थे, प्रवणता, प्रवणता याद है ना, स्लोप, या फिर सी बताया जा रहा था, सी मतलब इंटरसेप्ट है ना, सॉरी वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, सुनिएगा बात को ध्यान से, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट या फिर स्लोप प्रवणता, उसमें नेगेटिव हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस का बात नहीं ना था। आप खुद सोचिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा, बाद में बताइएगा नहीं समझ में आया तो, ठीक है। फिलहाल अब इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। पहला चीज हमें क्या मालूम रहेगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का क्या, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर अभिलंब जो दिख रहा है ना, इसका लेंथ हमें मालूम रहेगा, जो कि यहाँ पर P लिखा गया है। और ये बातें तो मतलब ये अलग बातें है कि हाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा क्या मालूम रहेगा कि अभिलंब द्वारा जो परपेंडिकुलर है ना, उसके द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया क्या, कोण अल्फा। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है, अभिलंब द्वारा। क्या यहाँ पर रेखा द्वारा कुछ बोला है? नहीं। इससे पहले क्या, सबसे पहला जो आपको बताया गया था 1 नंबर पर ना, उसमें आपको ये सब बताया गया था, अभी आपको याद आ जाएगा। इस टाइप से नहीं बताए थे कि एक्स एक्सिस से ये जो रेखा है ना, वो एक्स एक्सिस से इतना डिग्री पर इसका झुकाव है, या फिर इतना डिग्री का कोण बना रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ इतना डिग्री का एंगल बना रहा है। कब? रेखा का बात कर रहा था उस टाइम का मतलब जो 1 नंबर में बताया गया था ना, उसमें रेखा का बात कर रहा था, रेखा बना रहा था, जो लाइन था ना वो बना रहा था इतना डिग्री का एंगल। पर बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बोला है अभिलंब द्वारा, ठीक है, अभिलंब द्वारा। अभिलंब कौन सा दिख रहा है, ये अभिलंब है ना, परपेंडिकुलर यही ना है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसमें बोला क्या है कि परपेंडिकुलर द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, तो परपेंडिकुलर ये है और एक्स एक्सिस ये वाला है, तो क्या बोला है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसके द्वारा एक्स अक्ष के साथ, यही ना एक्स अक्ष है, बनाया गया एंगल, ये जो है ना क्या बता रहा है, बनाया गया एंगल कितना लिखे हैं, अल्फा लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए अल्फा। क्या इसमें भी अभी प्रॉब्लम है? बताते हैं यहाँ पर कौन से 2 चीजें हमें मालूम रहेगा। सबसे पहला जो यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा, जो अभिलंब रहेगा, उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ, ठीक है, जो कि यहाँ पर P लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर P था, जो कि खुद से यहाँ पर माने हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या मालूम रहेगा, दूसरा हमें ये मालूम रहेगा कि जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एक्स एक्सिस है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अल्फा लिखा गया है, तो इज इक्वल टू में अल्फा लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आगे अब देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से तो एक चीज छूट गया कि इसका इक्वेशन कैसे पता करेंगे, 2 तो मालूम चल गया ना, इक्वेशन कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया इक्वेशन इसका कैसे पता करेंगे, एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू P। जो P यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो P दिख रहा है, ये P का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर है ना, इसका लेंथ बताना है। परपेंडिकुलर का जितना लेंथ होगा उसको यहाँ पर लिखना है, जितना लंबाई होगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये जो अभिलंब है ना, जो परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, सुनिएगा ध्यान से, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसको साइन अल्फा के प्लेस पर लिखेंगे, कॉस अल्फा के प्लेस पर लिखेंगे, हो गया, और क्या, ठीक है ना। पर अब 2 चीजें जो बोल रहे हैं ना, 2 चीजें अभी तो यहाँ पर ये 2 चीजें वो ठीक है, हम 2 चीजें बता रहे हैं अभी कि इस बात को आप याद रखिएगा कि रेखा द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है, वो आप पहले से जो कि ये वाला जान रहे हैं, रेखा द्वारा ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल, ये किसके द्वारा बन रहा है, रेखा के द्वारा, जो लाइन है ना उसके द्वारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स वाला है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष, यही ना है धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष की डायरेक्शन दिशा के साथ इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, रेखा बनाता है, यहाँ पर जो रेखा होता है ना वो बनाता है। पर ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा ही निकालना है। जब रेखा के द्वारा कहेगा तो रेखा के द्वारा निकाल कर बताएंगे, और जब अभिलंब के द्वारा कहेगा तो अभिलंब वाला, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अभिलंब में जितना दिया रहेगा, अभिलंब के साथ अगर
एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर बताएगा ना, सॉरी डिग्री बताएगा। सुनिए, अभिलंब जो है ना, ये जो अभिलंब है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसको चुपचाप यहाँ पर बस पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, पर इस पर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब समझ में आ गया ना। हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि एक ऐसा, सॉरी एक रेखा, ये रेखा है, सॉरी एक रेखा लाइन पर मूल बिंदु से गिराए गए जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 5 इकाई है। समझिएगा बात को ध्यान से। मूल बिंदु से गिराए गए लंब, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से गिराए गए लंब, यही ना मूल बिंदु से ओरिजिन से गिराया गया है लंब। ठीक है, लंब वही अभिलंब परपेंडिकुलर, ठीक है, गिराया गया है। अब सीधा सा इसमें समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो लंब गिराया गया ना, जो लंब, ये जो परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, लंब की लंबाई बोला है 5 इकाई है। सीधी बात, अब हमारी सॉरी सीधी बात यहाँ पर देख लीजिए, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका लेंथ 5 दिया हुआ है। समझ गए ना बात को, 5 दिया हुआ है, सीधी बात है, हो गया। आगे क्या बोला है, एवं अभिलंब द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, धनात्मक एक्स, जो अभिलंब बोला है, अभिलंब परपेंडिकुलर बोला है, अभिलंब द्वारा, है ना, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब, है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ, धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, आगे बोला है तो रेखा की इक्वेशन एंड प्रवणता ज्ञात करिए। तो आप जो है ना, पहले आप इतना हमें निकाल कर बताइए, सॉरी इक्वेशन हमें निकाल कर बताइए, प्रवणता वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, स्लोप हम बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। पहले तो आप इक्वेशन तो निकाल सकते हैं ना, इजी नहीं है, आप इसमें पुट कर दीजिएगा। बस यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5, यहाँ पर लेंथ कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 यहाँ पर रख दीजिएगा। और कितना डिग्री बोला है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पर रखकर, यहाँ पर रखकर निकाल कर बताइए ना इक्वेशन कितना होता है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, निकालिए। तो आई होप बना लिए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर लिखा गया है कि लेंथ जो है ना वो 5 है और जो एंगल है वो 45 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री है, और लेंथ, जो लेंथ का मतलब पी, मतलब इसमें पी बोल रहे थे इसीलिए, पी कितना दिया हुआ है 5। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू 5 लिख दिए जो कि लेंथ है, और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख दिए। और आप तो निकालेंगे तो हमें उतना बताने की क्या जरूरत है इसमें, एक्स
कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जो कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस टाइप से इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ये एक्स यहाँ पर कॉस अल्फा के प्लेस पर 45 डिग्री बोला है, यानी कि 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा लिखा है, यानी कि साइन 45 डिग्री हो जाएगा। एज इक्वल टू में पी कितना दिख रहा है 5, ठीक है। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, तो 1/√2 मतलब x/√2 हो जाएगा, है ना। प्लस ये वाला x कहाँ चला जाएगा, y साइन 45 डिग्री लिखा है, तो y ऊपर हो जाएगा और साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 होता है, तो √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एज इक्वल टू में 5 दिख रहा है, तो 5। अब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, x + y इज इक्वल टू 5√2, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो उम्मीद करते हैं कि यही आया होगा। अब इस इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें तो ये तो बताया ही नहीं गया आपको। तो अभी जो 5 नंबर में जो बताए हैं, पाँच नंबर में अभी बताया गया ना आपको, क्या उसमें आपको ये बात बताया गया नहीं। तो क्या करेंगे, तो सोचेंगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमें दिख रहा है, तो इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन का कंपेयर कर दीजिए। किससे कंपेयर करना है, y = mx + c से। जानते हैं कैसे, चलिए बताते हैं। पहले x + y = 5√2 दिया हुआ है, ठीक है। रेखा का स्लोप प्रवणता जो कि क्वेश्चन बोला है, x + y = 5√2, ठीक है। ये कहाँ से आया, अरे यही तो है, x + y = 5√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, y = क्या कर देंगे, राइट साइड में इसको भेज दे रहे हैं, x को राइट साइड में भेज दिया, माइनस में x + 5√2। अब अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस में x + 5√2, ठीक है, केवल x को राइट साइड में भेज दिए हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर कर दिए y = mx + c। ये बातें आपको फिजिक्स में बताया गया था, पर उसमें याद नहीं होगा। तो अभी तो ये जो अभी 5 नंबर अभी हम लोग पढ़े हैं, 5 के पहले चौथा नंबर, फिर तीसरा, उससे पहले तीसरा, उससे पहले दूसरा, उससे पहले 1, तो सबसे फर्स्ट वाला में तो y = mx + c को आपको प्रूफ कराया गया था। क्या नहीं याद है, y = mx + c। तो इसमें कंपेयर कर देंगे y = mx + c, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि m के ऊपर कितना दिख रहा है, x के साथ क्या है 1, यानी कि -1, m = -1 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा, ठीक है। क्यों हम राइट साइड में x को भेजे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना था। जब क्यों, क्योंकि y = mx + c, x के साथ जो है ना, x जो है ना वो राइट साइड में होता है, तो इसीलिए इस x को राइट साइड में भेज दिए, तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से हमें पता चला m के साथ, सॉरी इससे कंपेयर किए हैं, जिसमें m के सामने -1 दिख रहा है, तो -1 आ गया। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये बातें दूसरी है, यहाँ तक क्या आपको क्लियर है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में वही है, अब सुनिएगा बात को ध्यान से। इस क्वेश्चन में जो अभिलंब है ना, वो x अक्ष के साथ कोण नहीं बना रहा है। जो अभिलंब है ना, अभिलंब, ये वाला x अक्ष के साथ कोण नहीं बना रहा है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले पढ़ते हैं। सरल रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना, ठीक है। हटो इधर तो, ओ सॉरी, जबकि मूल बिंदु से लंब की लंबाई 4 इकाई है, ठीक है। सुनिएगा बात को ध्यान से। मूल बिंदु से 4 इकाई डिस्टेंस दिया है ना। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया, ये वाला जो है ना अभिलंब है, और ये वाला कुछ नहीं, ये वाला एरो का साइन है, ठीक है। 4 डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो लंबाई जो है ना, जो लेंथ है, वो कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। तो लंबाई यहाँ पर 4 लिख दिया। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अभी नहीं बनाइएगा, सुनिए पहले बात को, ठीक है। लंबाई 4 इकाई है, जहाँ पर बनाना रहता है हम बोलते हैं ना। और वैसे भी अभी क्लास का टाइम है, तो पहले समझिए, बाद में तो बनाते रहिएगा ना। जहाँ पर बनवाना रहता है वहाँ पर बनवाते हैं, जब नहीं टाइम मिलता है बनवाने का तो क्या करें, बता देते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर, लेंथ, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो 4 यूनिट है। तो परपेंडिकुलर का यही ना परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ जो है ना यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, रेखा जो है ना x एक्सिस की धनात्मक डायरेक्शन से 120 डिग्री का एंगल बनाती है। समझिएगा बात को। रेखा बोला है, अभिलंब नहीं बोला। अभिलंब या फिर ये जो लंब बोला है ना, परपेंडिकुलर, ये इसका नहीं बोला है, यहाँ पर रेखा बोला है। मतलब ये रेखा, ये वाला रेखा x एक्सिस के धनात्मक, पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा से 120 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री का एंगल। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा बोला रहता, सुनिएगा, अगर ऐसा बोला रहता कि
ये जो अभिलंब है ना, जो ये लंब है या फिर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का यूज करें, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है, बोला है कि रेखा, मतलब जो लाइन है ना, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है ना, यही लाइन क्या कर रहा है, जो ये एक्स एक्सिस है इससे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आपको ये समझना होगा कि जब थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा का मतलब ये वाला कितना होगा। जब ये वाला 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला कितना होगा, यही आपको सोचना पड़ेगा। ये वाला जब 120 डिग्री दिया हुआ है ना, ये वाला 120 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। अब नहीं समझ में आएगा तो बाद में बताइएगा। ये वाला 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब है ये 30 डिग्री हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। अभी इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है, और समझ में आ गया तो ठीक है। तो आप सुनिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया ना कि परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो ये रेखा है ना, ये एक अक्ष के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी पता है। पर हमें इससे काम तो नहीं ना चलेगा, जो अभी हम पढ़े हैं उसमें हमें अल्फा का जरूरत पड़ता है। तो अल्फा तो हम इसको बोले थे, मतलब इसका एंगल चाहिए हमें, तो इसका एंगल चाहिए। तो इसके एंगल के लिए हम क्या किए हैं, ये 120 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए, और ये जो है ना 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से P कितना हो जाएगा, P का मतलब है हमारा मतलब P का है कि परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है 4, परपेंडिकुलर का लंबाई 4, तो P = 4 लिख दिए, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्फा कितना आया 30 डिग्री, तो अल्फा 30 डिग्री। याद रखिएगा कि आपको अल्फा का वैल्यू पता ही करना, आपको अल्फा का वैल्यू पता करना होगा। अगर अल्फा का वैल्यू पता नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका नहीं, थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करना है। अभी शुरू में ही तो बताया गया था। अभी जहाँ पर इसको समझाए थे, सुनिएगा बात को ध्यान से, जहाँ पर इसको समझाए थे वहाँ पर हम क्या बताए हैं कि इसमें हमें 2 चीज़ें मालूम रहता है। पहला ये कि परपेंडिकुलर का लेंथ हमें मालूम रहता है, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें तो ऐसा दिया नहीं था। इस क्वेश्चन में बोला था कि ये जो रेखा है ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके अनुसार इसको हम पता किए कि 30 डिग्री है, तो अल्फा = 30 डिग्री हो गया और P = 4 हो गया। अब इसका यूज करिए, ठीक है, और बनाकर बताइए इक्वेशन कितना आ रहा है। बनाइए, इक्वेशन कितना आएगा बताइए, बनाइए जल्दी, इसको रखिए 1 मिनट। ओनली 1 मिनट। एक मिनट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक्स कॉस, यहाँ पर अल्फा होता है, अल्फा के प्लेस पर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और साइन के पास भी यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। राइट साइड में कितना होगा, = यहाँ पर P होता है, तो P यानी कि परपेंडिकुलर का लेंथ आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर का लेंथ 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 दिख रहा है, और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 हो गया। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, यानी कि x तो ये वाला हो जाएगा √3/2 एन प्लस में ये y है, तो y यहाँ पर sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। राइट साइड में = में 4 है, ठीक है। ये वाला अब क्या हो जाएगा √3x। अब इसका तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के बाद तब तो ऐसा मिलेगा, √3x / 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे कैसे हम बोले, आप तो समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम निकालना होगा। तो आइए, अब समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अब 6 नंबर वाला देख लेते हैं। 6 नंबर में है सारणिक रूप, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। कैसे निकालेंगे पहले तो समझेंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये रेखा है, 3 पॉइंट है,
2 पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट खुद से लिखा गया है। अब आपको कितना दिख रहा है? 2 पॉइंट आपको दिख रहा है। हाँ, ये x1, y1, b x2, y2, ये है, ये जो है ना, ये 2 हमें दिख रहा है। सुनिएगा ध्यान से, ये 2 हमें दिख रहा है। तो आपको पता है ना कि अगर एक लाइन है उस पर 2 पॉइंट्स लिखा गया है तो उसको कैसे पता करेंगे, मतलब इसका जो इक्वेशन होगा उसको कैसे पता करेंगे? याद है कि नहीं? 2 पॉइंट्स अगर यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक रेखा है जिस पर 2 पॉइंट हमें दिख रहा है। इसको अभी नहीं देखिए, दिख रहा हो, दिख रहा तो होगा, पर नहीं देखिए उसको, इन दोनों को देखिए ना, ये एक ये वाला है, एक ये वाला है। इन दोनों को देखते हुए क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? दूसरा नंबर वाला यूज करके। नहीं याद है? इससे हम सबसे पहले एम पता कर लेंगे, और एम मिल जाएगा तो एम का किसी एक बिंदु के साथ लेकर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आई होप ये चीज आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो क्या करें बताइएगा। तो हम चाहें तो जो ये सारणिक रूप है ना, इस सारणिक रूप को है ना, जो यहाँ पर लिखा गया है ना, सारणिक रूप में क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट्स में पता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सारणिक रूप में कैसे पता कर लेंगे? जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसके रूप में कैसे पता करेंगे? तो उसको यहाँ पर देखेंगे। पर हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसको जो है ना दूसरे नंबर के जैसा भी कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 पॉइंट मालूम है और दोनों पॉइंट का यूज करते हुए एम निकालेंगे और एम के साथ किसी एक पॉइंट को उठाकर इक्वेशन पता कर लेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, उसी टाइप से क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर उस टाइप से नहीं करना चाहते हैं, नहीं हम सारणिक रूप से तो समझना तो है ही कि हम सारणिक रूप से करना चाहते हैं, हमें जो है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? 2 पॉइंट हमें दिया रहेगा, तीसरा को खुद से मान लेना है एक्स और वाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक्स और वाई, ये 2 हमें दिया रहेगा, तीसरा को खुद से मान लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला लिखना है, जो ये वाला जो लिखना है। देखिए यहाँ पर बिंदु x1, y1 एंड x2, y2, 2 दिख रहा है, x1, y1, x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन, से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखा गया है? x1, y1 1, x2, y2 1। ये चीज़ें आपको शुरू में बताया गया था। ठीक है, जब यहाँ पर 3 पॉइंट्स मालूम है तो इसको इसमें रख देंगे, निकाल लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या ही इसमें प्रॉब्लम हो सकता है? जब हमें 2 पॉइंट्स मालूम अगर रहेगा ना, अगर 2 पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप दूसरे वाला का जो आपको पहले बताया गया है ना कि 2 पॉइंट्स आपको मालूम रहेगा तो एम पता कर लीजिए, दोनों से एम पता कर लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, दोनों से एम पता कैसे करेंगे? एम कैसे पता करेंगे? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 से। और जब एम मिल जाएगा तो एम और किसी एक पॉइंट को उठाएंगे और फिर इक्वेशन पता कर लेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। पर ऐसे अगर नहीं करना है, अगर हमें सारणिक रूप में ही करना है तो क्या करेंगे? एक और पॉइंट खुद से ले लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट और ले लेंगे तो यहाँ पर इस रूप में आ जाएगा। और जब इस रूप में आ जाएगा तो इसके बाद तो आप खुद सॉल्व करना जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। किसी एक को ले लेंगे, किसी एक रो को, किसी एक पंक्ति को ले लेंगे, किसी एक स्तंभ को ले लेंगे और फिर निकाल लेंगे। ठीक है, अब जनरल टर्म देख लेते हैं। जितने भी अभी तक देखे हैं ना, अभी तक जितने भी देखे हैं इक्वेशन निकालने के तरीके, अब उसका जनरल टर्म देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। जनरल टर्म यहाँ पर देखते हैं। अब एक बात बताइए, किसी भी आप या तो आप इसका यूज करके बनाइए, या फिर इसके पहले वाला का, या फिर 4th नंबर का, या फिर 3rd वाला का, या फिर 2nd वाला का, या फिर 1st वाला का। अगर आप किसी का भी यूज करके बनाते हैं ना, आप लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे? लास्ट में इसी रूप में ना पहुँचेंगे, ax + by + c = 0 वाले रूप में ही ना पहुँचेंगे लास्ट में। पहले बात बताइए, आप निकालेंगे क्या? इसका यूज करेंगे, या फिर इसके पहले वाला जो 5th नंबर था, या फिर उसके पहले वाला जो 4th नंबर था, या फिर उसके पहले वाला, या फिर उसके पहले वाला, जो भी यहाँ पर 6 अभी बताया गया ना, इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है। और जो इक्वेशन आएगा वो किस रूप में आएगा? x + by + c = 0। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? अरे क्यों नहीं कह सकते हैं? कोई ऐसा आया है क्या? इससे कोई अलग आया है? बताइए, क्या इससे कोई अलग आया है? एक कांस्टेंट होता है y के साथ, ऐसा हो सकता है कि y के साथ कोई कांस्टेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि x के साथ कोई कांस्टेंट हो। ऐसा ही ना? ठीक है, स्क्वायर नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में स्क्वायर नहीं होता है, कभी स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप इन 6 में से किसी भी तरीका से अगर निकालते हैं तो आप इसी रूप में आएंगे, है ना? सॉरी, इसी रूप में आप नहीं, मतलब जो आएगा वो इसी रूप में आएगा। ठीक है,
जो भी इक्वेशन आएगा वो इसी रूप में आएगा। आप खुद सोचिए ना, इसके अलावा और क्या आ सकता है, क्या आ सकता है इसके अलावा? एक कांस्टेंट आ सकता है, कह रहे हैं ना, हो ऐसा हो सकता है कि हाँ कांस्टेंट यहाँ पर आ जाए और y के साथ कोई आ जाए कांस्टेंट, उसी टाइप से x के साथ कोई आ जाए, है ना। तो बस इतना हम आपसे पूछ रहे हैं, आप किसी भी तरीका से इसमें सॉल्व करेंगे, आप क्या यहाँ तक पहुँचेंगे? जो भी आपका इक्वेशन आएगा क्या आप यहाँ तक पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, है ना। इस रूप में पहुँचेंगे ना, इस फॉर्म में। अगर आपका आंसर हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल अभी देखिए। तो हमें जो है ना इससे m पता करना है। सुनिएगा बात को ध्यान से, जो भी आ रहा है ना, जो भी इक्वेशन आ रहा है, या तो हम इससे सॉल्व करें या फिर इसके पहले वाला जो 5th नंबर में, या उसके पहले वाला 4th नंबर में, जिससे भी हम सॉल्व कर रहे हैं एक इक्वेशन हमें मिल रहा है और वही तो हमें चाहिए। तो जब हमें इक्वेशन मिल जा रहा है ना, तो क्या आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि इस इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन मिल रहा है ना, लास्ट में जो इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को देख कर क्या हम बता सकते हैं कि m क्या होगा, स्लोप क्या होगा? क्या हम बता सकते हैं कि स्लोप क्या होगा? अभी तो इस क्वेश्चन को कुछ देर पहले आपको कराया गया था, जिसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन आ गया था, मतलब इस क्वेश्चन का जो लाइन का था उसका इक्वेशन यहाँ पर मिल गया था, और फिर पूछा था कि इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या किए थे? प्रवणता निकालने के लिए क्या किए थे? y = mx + c के साथ इसका कंपेयर किए थे, और फिर यहाँ से m = बताए थे। समझ रहे हैं बात को? तो बस वही चीज़, वही हमें यहाँ पर करना है कि ये वाला सपोज करिए इक्वेशन है, जो कि जनरल टर्म लिखा गया है, मतलब सबके लिए लागू होगा, ठीक है। जो भी इक्वेशन आ रहा है ना, जिससे भी सॉल्व कीजिए, जो भी इक्वेशन आ रहा है, और इक्वेशन आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए m कितना होगा। जैसे अभी बताए हैं ना, उस क्वेश्चन में बाद में ही ना पूछा था कि m बताइएगा कितना होगा, तो m कैसे बताएंगे? तो पहले तो उसमें जैसे निकाले थे उसी टाइप से यहाँ पर पहले बता रहे हैं। जैसे उसमें y = mx + c, सुनिएगा बात को ध्यान से, क्या उसमें y = mx + c का कंपेयर किए थे? हाँ, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर b y = क्या करेंगे, x और c को राइट साइड में भेज देंगे, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, इस b से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में जाएगा तो दोनों को ना करेगा। डायरेक्ट अगर यहाँ पर b लिखेंगे तो दोनों के लिए ना होगा, तो a/b x एंड -c/a, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, m = क्या होगा, माइनस में a/b, माइनस में a/b। मतलब हमारा ये है कि यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए, है ना। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे y = mx + c का, c के प्लेस पर कितना दिख रहा है, यही है mx, x यहाँ पर दिख रहा है, m के प्लेस पर -a/b दिख रहा है, तो -a/b। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इतना हम क्यों करें कि पहले निकालेंगे y = mx + c के रूप में, फिर उसके बाद m हो या c हो, मतलब m बताना हो या c हो, इतना हम क्यों करें? क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिएगा a और b, यहाँ पर देखिए x के साथ जो गुणांक है ना, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a यहाँ पर लिखा गया है, और नीचे कितना है b, यहाँ पर y का गुणांक कितना दिख रहा है b, यानी कि a/b, और माइनस लगा देना है। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले बात को समझिए, फिर उसके बाद जितना इक्वेशन आया उन सब में जाकर निकाल कर चेक करिएगा m कितना आ रहा है, अगर आपका मर्जी हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले तो y = mx + c के रूप में कंपेयर करके हम निकाल लिए, फिर आपसे पूछे कि क्या हम इसे शॉर्ट में हम क्या ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, केवल इक्वेशन को देख कर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले तो आप इसको देखिए, जैसे y = mx + c से कंपेयर करने पर आया है, तो पहले आपको इसको देखना पड़ेगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऊपर a दिख रहा है, नीचे b दिख रहा है। a क्या है, x का गुणांक है। तो ऊपर जो अभी आप देखे हैं ना कि a जो है ना, ये जो a है ये x का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं x का कोफिशिएंट। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला क्या है, x का कोफिशिएंट है, सबके लिए लागू होगा, जनरल टर्म, सबके लिए, एक के लिए नहीं, जनरल टर्म। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये जो b दिख रहा है, b किसका कोफिशिएंट दिख रहा है, वो y का कोफिशिएंट b दिख रहा है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे y का कोफिशिएंट b। क्या आप देख पा रहे हैं, y का कोफिशिएंट b। अब फिर ये क्वेश्चन है कि ये माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है, वो तो माइनस कहाँ से आ गया वो अलग बात है, सॉरी ये क्या है, ये तो माइनस इसमें दिख रहा है, तो माइनस आया। तो माइनस के लिए अब क्या करेंगे? हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो होगा वो x का गुणांक होगा, और जो नीचे जो डिवाइड के नीचे रहेगा वो y का गुणांक होगा, बिल्कुल y का गुणांक होगा। पर इस माइनस का क्या करें, तो माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं,
तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। प्रवणता निकालने के लिए अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन अगर दिया गया है तो प्रवणता स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर लिखेंगे, वाई का कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, हो जाएगा, प्रवणता निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। राइट साइड में हम देखते हैं, एक और निकालते हैं, जैसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें जो है ना इससे मतलब हमें वही बात है कि जैसे इक्वेशन से स्लोप निकाले हैं ना, अब हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आपको बताना है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आपको बताना है। एक्स एक्सिस, सुनिएगा, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष अंतःखंड का वैल्यू कितना होगा और वाई अक्ष अंतःखंड का वैल्यू कितना होगा। समझ गए बात को, यहाँ पर लिखे भी हैं वैसे। तो आपको याद है, दो तरीका आपको बताया गया था, याद है कि नहीं, नहीं याद है, बताते हैं, शायद क्वेश्चन को देखकर याद आ जाए। ये क्वेश्चन था और इसमें दो तरीका बताया गया था। मेथड 1 यहाँ पर लिखे थे, मेथड 1 में क्या किए थे, डिवाइड किए थे, 35 -35 से डिवाइड किए थे ताकि ये वाला 1 आ जाए। ठीक है, समझ रहे बात को, डिवाइड किए थे। और दूसरा वाले मेथड में क्या किए थे, सुनिए, दूसरे वाले मेथड में क्या किए थे, अगर हमें एक्स पता करना था तो वाई को 0 कर दिए थे, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 0 ले लिए हैं, और जब हमें वाई का पता करना था तो एक्स को 0 ले लिए। तो वही काम यहाँ पर भी किए हैं कि मेथड 1 में जो वहाँ पर मेथड 1 का यूज किया गया था ना, वही यहाँ पर भी किए हैं कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इससे हम एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स अक्ष अंतःखंड और वाई अक्ष अंतःखंड कैसे पता करें। तो एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, में राइट साइड में माइनस में सी को प्लस में है तो इधर राइट साइड में माइनस में भेज दिए। यहाँ से अब क्या करेंगे, राइट साइड में तो हमें 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड में ओनली 1 लाना है, जबकि सी, ये जो सी है ना, मतलब राइट साइड में क्या दिख रहा है, माइनस में सी दिख रहा है, यहाँ पर हमें 1 लाना है, यानी कि माइनस में सी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1 आ जाए। अब जब ये वाला हो जाएगा माइनस सी माइनस सी माइनस सी, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए तीनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर माइनस सी, और जब तीसरा वाला में रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, इसके नीचे माइनस सी रखेंगे तो अब इसके अगले में क्या हो जाएगा, एक्स और डिवाइडेड बाई माइनस सी ए, ये वाला ए, अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो समझा रहे हैं उस पर दीजिए, प्लस बी नीचे आ जाएगा, माइनस सी बाई यहाँ पर बी होगा, सॉरी ये 6 नहीं समझिएगा, ये बी है, और एज इक्वल टू में जो 1 दिख रहा है वो तो 1 है ही। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए, बताइए एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, तो माइनस में सी बाई ए। उम्मीद करते हैं कि ये वाला याद होगा कि एक्स के नीचे जो होता है, जो जिसको ए बोलते हैं, अब ये वाला अब छोड़िए, वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक्स के नीचे जो होता है वो एक्स अक्ष अंतःखंड होता है, और वाई के नीचे जो होता है वो वाई अक्ष अंतःखंड होता है। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स अक्ष अंतःखंड, वाई के नीचे जो होता है वो वाई अक्ष अंतःखंड होता है। क्यों करें इतना, क्यों करें, तो इतना नहीं करना है। तो आपको क्या बताया गया था कि जब आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता करना है, एक्स अक्ष अंतःखंड अगर पता करना है तो वाई को 0 कर दीजिए, और जब आपको वाई एक्सिस इंटरसेप्ट पता करना है, वाई अक्ष अंतःखंड अगर पता करना है तो एक्स को 0 कर दीजिए। वाई का पता करना है एक्स 0, एक्स का पता करना है वाई 0। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।